वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यार कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। आज ऐसा ही एक और कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो आपकी धड़कन बनने वाला है। जैसा कि हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टी तक लेक्चर खत्म कर चुके हैं, आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले बात करेंगे एक क्वेश्चन की। कि मान लेते हैं कि मेरे पास में क्वेश्चन ये है कि चार्ज की प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड है कि चार्ज क्या प्रोड्यूस कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्ज का जो इफेक्ट रहता है रेस्ट में, चार्ज का इफेक्ट रहता है मोशन में, और मोशन के दो इफेक्ट मैंने डिस्कस करे थे, एक यूनिफॉर्म मोशन का और एक मैंने डिस्कस किया था एक्सेलरेटेड मोशन का। तो मेरे पास में एक पेंडुलम है और पेंडुलम की जो बॉब है वो चार्ज्ड है और पेंडुलम क्या कर रही है, ऑसिलेशन कर रही है। मेरे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का ये जो स्पेयर है, जो बॉब है, ये चार्ज्ड है और ये पेंडुलम ऑसिलेशन कर रही है, इसका ऑसिलेशन जारी है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये ऑसिलेटेड पेंडुलम क्या प्रोड्यूस कर रही है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी ईएफ एमएफ, ऑप्शन डी ईएफ एमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ये ऑसिलेशन कर रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। जो ऑसिलेशन रहेगा, ऑसिलेशन का जो मोशन है वो कैसा रहता है, हमारा एक्सेलरेटेड रहता है। और अगर ये चार्ज्ड एक्सेलरेटेड है तो फिर तो मुझे ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा टिक हो जाएगा, डी, कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस्ड तीनों फील्ड। तीनों फील्ड कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये हमारी क्लास की आज की स्टार्टिंग इस छोटे से क्वेश्चन के साथ में। चलिए, तो हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं चार्ज को। अब चार्ज का जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या बनता है कि अब हम ये देखेंगे कि चार्ज को किस तरीके से हम किसी भी बॉडी पर ट्रांसफर करते हैं, या हम ये देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी भी सरफेस पर। मींस दो बातों को अब यहां से हम लेकर चलेंगे। पहला तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होता है, दूसरा हम ये देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी सरफेस पर, किसी भी मटेरियल के सरफेस पर। अब इस टॉपिक के दौरान हो सकता है कि मेरे पास कोई वायर हो सकता है मेरे पास कोई स्पेयर हो सकता है मेरे पास में कोई सीट हो सकता है मेरे पास में कोई क्लोज्ड सरफेस हो। तो इस दौरान हम यही देखने वाले हैं किस तरह से हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और चार्ज का ट्रांसफर करेंगे। अब देखो, चार्ज को ट्रांसफर करने के हमारे तीन मेथड हैं। किस तरीके से हम एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास में तीन मेथड बताए जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज तीन तरीके से किया जा सकता है। पहला मेथड है मेथड ऑफ फ्रिक्शन। एक मेथड है फ्रिक्शन का, दूसरा मेथड है कंडक्शन, और तीसरा मेथड होता है इंडक्शन। इस तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों कॉन्सेप्ट से हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास में एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो मदद करेगा हमारे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। लेकिन जब हम किसी भी मटेरियल को चार्ज कर रहे होंगे इन मेथड्स के द्वारा, तब हमें यह देखना होगा कि चार्जिंग के दौरान हमें यह देखना होगा कि हमारा जो मटेरियल है वो एक कंडक्टर है या फिर एक इंसुलेटर है, मींस नॉन कंडक्टर। तो दोनों को चार्ज करने के अपने अलग अलग तरीके होंगे, अलग अलग प्रोसेस होगा,
और जब वो चार्ज होंगे तो उन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ अलग टाइप का होगा। तो मैं ये देखूंगा कि मेथड ऑफ चार्जिंग 3 टाइप की रहेगी, और जब हम चार्जिंग करने के लिए मटेरियल्स को ढूंढेंगे तो देखा जाएगा कि मटेरियल्स के अकॉर्डिंग हमारे मेथड्स अप्लाई होंगे, कि कंडक्टर है तो कैसे मेथड लगेगा, इंसुलेटर है तो क्या मेथड लगेगा, और अगर हमारे पास में जब इनको चार्ज कर लिया जाएगा तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे आपने सुना होगा चार्ज का 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करूंगा आगे इसी टॉपिक में। तो सबसे पहले अभी तो हम लोग मेथड्स देख लेते हैं कि क्या है ये मेथड और क्या ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा मेथड है इस समय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो मेथड ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है। मेथड ऑफ फ्रिक्शन ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि व्हेन टू बॉडीज रब टुगेदर, फ्रिक्शन के लिए हमें दोनों बॉडी रब करनी होगी। बिना इन दोनों बॉडी को रब करे हमारा फ्रिक्शन जो होगा वो काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि दोनों मटेरियल्स को, दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। दोनों ऑब्जेक्ट को किस में लाना पड़ेगा? कांटेक्ट के अंदर। तो कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा, जब हम इनको एक दूसरे के सरफेस पर रब करेंगे, जब हम इनको रब करेंगे, आफ्टर रबिंग हीट इज जनरेट, तब क्या होगा, इनके बीच में हीट बनेगी और वही हीट सफिशिएंट होगी, इनके बीच में ये हीट हमें काम में ली जाएगी इन दोनों के बीच में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मींस ये मेरा ए और ये मेरा बी, ये दो मेरे कोई ऑब्जेक्ट हैं। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे पर रब करता हूं, जब मैं इन दोनों को घिसता हूं तो अब हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने से क्या होता है, वो एक एनर्जी की फॉर्म है जिस कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बनता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की कंडीशन आ गई तो क्या होगा, अब एक देने के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉन्स, तो दूसरा उन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तैयार बैठा है। अब इनकी शक्ल देखकर नहीं बताया जा सकता कि कौन इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या कौन इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा कि दोनों के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आएगा? तो इसकी डिपेंडेंसी देखी जाएगी एक वर्ड जिसका नाम है वर्क फंक्शन। अगर भाई आप एक ऑब्जेक्ट को आपस में चार्ज करना चाहते हो, उन पर चार्ज प्रोड्यूस करना चाहते हो, चार्ज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और मेथड ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे हो, तो दोनों को कांटेक्ट में लाकर रब करना पड़ेगा जिससे हीट बनेगी, और हीट इतनी ज़्यादा होगी वो एनर्जी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए सफिशिएंट होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है वो स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन इन दोनों के अंदर से ये बात आती है कि कौन इलेक्ट्रॉन देने वाला है और कौन इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला है। तो मैंने बोला ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के, उस कंडक्टर के वर्क फंक्शन पर। अब वर्क फंक्शन क्या है? इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम required energy to escape from the surface of conductor or material। हमारा जो कंडक्टर है, जो मटेरियल है, उसके सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगी, दैट एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय फाई। अब हमारा ये वर्क फंक्शन
ही बताएगा कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है। जैसे ही मैंने इनको रब किया तो मुझे पता चला कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। अगर ए ने बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे हैं तो इसका मतलब ये है कि ए हो गया पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट और हमारा ये हो गया नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। अगर मैं वर्क फंक्शन की बात करूं तो वर्क फंक्शन ऑफ ए इज स्मॉलर देन वर्क फंक्शन ऑफ बी। तो पॉजिटिव ऑब्जेक्ट जो है तो इसका मतलब ये है कि उसके लिए वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब दो मटेरियल रब करे जा रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए हमें कम एनर्जी की जरूरत हो रही है। पॉजिटिव चार्ज भले ही दिखाई दे रहा है लेकिन उसके अंदर हो क्या रहा है, कम एनर्जी से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बाहर ले जा रहे हैं और दूसरा हमारा उस इलेक्ट्रॉन को जगह दे रहा है रहने के लिए। तो ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट इनमें से पॉजिटिव चार्ज्ड और दूसरा ऑब्जेक्ट इनके अंदर से नेगेटिव चार्ज्ड होगा। पर डाउट, कुछ दिमाग घुमाने वाली बात। अब मैंने बोला था कि फ्रिक्शन एक मेथड है, तो यह भी बोला था कि मेथड ऑफ चार्जिंग डिपेंड करता है हमारे मटेरियल्स पर। मेथड ऑफ चार्जिंग किस पर डिपेंड करता है? हमारे मटेरियल्स पर। और मटेरियल को ये देख के पता लगेगा कि कौन सा मेथड लगाया जाएगा, जैसे मटेरियल या तो कंडक्टर होगा या मटेरियल हमारा इंसुलेटर होगा। अब फ्रिक्शन मेथड में लगाने वाला हूं तो फ्रिक्शन किसी कंडक्टर के लिए लगेगा या इंसुलेटर के लिए लगेगा? देखो फ्रिक्शन लगा आप दोनों के लिए सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि कंडक्टर के लिए नहीं लग सकता। आप लगाते हो लेकिन रिजल्ट नहीं पा पाओगे जो आप इंसुलेटर के अंदर रिजल्ट देख सकते हो। अब रिजल्ट क्या होगा कि फ्रिक्शन जो ज्यादातर है हमारा अप्लाई होता है चार्ज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, वो इंसुलेटर के लिए होता है, क्योंकि इंसुलेटर के पास में चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है। चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कि वो चार्ज को रहने के लिए जगह दे देते हैं। कैपेसिटी CAPACITY। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो इंसुलेटर चार्ज जब जैसे ही आया है तो वो उसको होल्ड करके रख लेते हैं। वहीं अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, अगर मैं कंडक्टर की बात करता हूं तो चार्ज जैसे ही कंडक्टर पर आएगा वो चार्ज को रोकेगा नहीं, फ्लो करने देगा, चार्ज को बहने देगा। तो ऐसे में हमारे पास वो जब चार्ज रुकेगा ही नहीं तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिव नेगेटिव बनने वाले थे फिर से अपने चार्ज को एक्सचेंज करके न्यूट्रल हो जाए। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया कि भाई मैं आपको रब करने पर इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, और दोनों ही कंडक्टर हैं, दोनों ही क्या है कंडक्टर। तो ये कह रहा है मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मैं ठीक है दे दो, हमने इलेक्ट्रॉन्स इनसे ले लिए। तो कह रहा है कि अब रोको तो सही है इलेक्ट्रॉन्स को। ये कह रहा है भाई यार मैं कंडक्टर हूं तो कैसे रोकूं, हम दोनों के बीच में तो ये हुआ है कि हमारे बीच की कंडीशन तो ये हो गई कि जब तक चार्ज को पाथ मिलता रहेगा, जब तक चार्ज को पाथ मिलता रहेगा चार्ज हमारा उस पाथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। अब कंडक्टर का तो काम ही है चार्ज को फ्लो कराते रहने का, तो जब तक कंडक्टर तो चार्ज तो फ्लो होता ही रहेगा। मींस चार्ज गया इधर, 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 चार्ज गया इधर। तो जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है, जितना चार्ज जा रहा है उतना ही चार्ज आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट ये समझ में आ रहा है कि जो नेट चार्ज बन रहा है वो आने जाने की वजह से जीरो हो रहा है। जो नेट चार्ज बन रहा है वो इसका आने जाने की वजह से क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। अगर मैं इस फ्रिक्शन के मेथड को अगर अपनी डेली लाइफ के अंदर देखें तो क्या है, फ्रिक्शन का मेथड है घिसना। जैसे आप अपने आप को इस समय जितना घिसोगे उतना ही आगे चमकोगे। इस बात पर एक लाइन याद आती है कि युद्ध जो होते हैं, युद्ध जो लड़े जाते हैं वो हमारे युद्ध भूमि में नहीं जीते जाते। युद्ध जो लड़े जाते हैं वो हमारी युद्ध भूमि में नहीं जीते जाते। उस युद्ध को लड़ने के लिए जो तुम्हारा अभ्यास है उससे पता चलता है कि तुमने युद्ध को जीता है, क्योंकि युद्ध का
जीतना आपका अभ्यास बता देता है कि आपका अभ्यास कैसा है। और जिस दिन युद्ध होता है ना, उस दिन तो सिर्फ हमें प्रमाण प्रमाण देना ही रह जाता है कि आज तो बस हमें प्रमाण देना है, बाकी जो अभ्यास था उसने हमें बता दिया कि युद्ध हमारे हाथ में या नहीं है। तो युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, युद्ध भूमि में तो सिर्फ प्रमाण दिए जाते हैं। तो ये लाइन है हमारी इस पूरे पैराग्राफ की। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पर आ जाते हैं। घिसो, आज घिसो चमकोगे आगे। आज घिसोगे तो चमकोगे, जैसे कि हम लोग दो ऑब्जेक्ट को घिस रहे हैं तो चमका रहे हैं ना, चार्ज को चमका लिया, चार्ज यहाँ पर हम आराम से चार्ज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चमका पा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि ये तो मेरा एक मेथड हो गया फ्रिक्शन का, और मैंने अप्लाई कर लिया इंसुलेटर के लिए, मैं क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहा एक कंडक्टर के लिए। अगर कोई ये पूछ ले कि कंडक्टर एक इंसुलेटर है तो लग जाएगा, कंडक्टर ने दे दिया, इंसुलेटर ने होल्ड कर लिया, बस। अब इंसुलेटर पे जैसे ही चार्ज गया, वो इंसुलेटर नहीं दे रहा उसको। अरे भाई, मेरा काम देने का ही नहीं, मेरा काम तो बस छीनने का है, छीन लिया मैंने, अब दफाओ यहां से। तो ये एक मेथड हो गया हमारा चार्ज करने का किसी भी मटेरियल को। अब इस कंडक्टर के केस में जैसे मैंने बात करी थी ना कि कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं रुक रहा, क्यों आगे दूसरे कंडक्टर पर जाकर फिर वापस पीछे आ रहा है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पर एक प्रॉपर्टी याद आती है। जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेरे पास में एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर, बड़ा स्फीयर बन गया, एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, ये एक सेल, ये मेरा कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर विद कैविटी, कैविटी मैंने ये बना दी, और ये मेरा कंडक्टिंग स्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सही से समझना, ध्यान से समझना कि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और लेकिन ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है वो कैसा है, सॉलिड, इसके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, और ये मेरे पास में एक सेल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सारे के सारे कंडक्टर की साइड है, ये सारी साइड किसकी है, कंडक्टर्स कंडक्टर्स कंडक्टर्स। एक कंडक्टर सॉलिड स्फीयर, एक कंडक्टर का स्फीयर ऐसा जो कि बीच में से खोखला है, एक मेरे पास में एक सिंपल सी सेल, कंडक्टिंग सेल। दूसरी तरफ मैंने ले लिया नॉन कंडक्टर। अब दूसरी तरफ मैंने नॉन कंडक्टर लिया तो मैंने क्या किया, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ली, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर विद कैविटी ली, और एक मैंने ले ली सेल। ठीक है ना, कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। इसमें मैंने ये क्या करा, अब इसका मैं नेमिंग कर दूं तो ये मेरे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वो भी कैसी, सॉलिड, ये भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लेकिन कैसी, विद प्रेजेंस ऑफ कैविटी, और ये मेरे पास में नॉन कंडक्टिंग सेल, नॉन कंडक्टिंग सेल। अब मैं इनके ऊपर क्या करता हूं, चार्ज इंट्रोड्यूस कराता हूं, मैंने इनके ऊपर चार्ज भेजा। अब कंडक्टर के लिए क्या कहा जाता है कि कंडक्टर को जब चार्ज किया जाएगा, कंडक्टर को जब चार्ज किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा तो जो चार्ज है वो हमें कंडक्टर के आउटर सरफेस पर मिलेगा। मेन बात यह है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे और चार्ज का जब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि चार्ज हमें कहां पाया जाएगा किसी कंडक्टर के अंदर, तो वो चार्ज हमें मिलेगा चार्ज के आउटर सरफेस पर, सरफेस पर नहीं, आउटर सरफेस पर, क्योंकि सरफेस तो इनर भी हो सकता है, सरफेस तो
इनर भी हो सकता है। सरफेस जो हमारा लिया जाएगा वो लिया जाएगा आउटर सरफेस। ये बात दिमाग में रखनी है कि आउटर सरफेस के लिए ही हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, यदि वो कौन है, एक कंडक्टर है। अगर इंसुलेटर की बात हो रही है, अगर किसकी बात हो रही है, इंसुलेटर की, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहां बनेगा, वॉल्यूम के अंदर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। कि उस स्पेयर के या उस कंडक्टर के, स्पेयर क्या, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कि उस कंडक्टर के वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यदि वो नॉन कंडक्टर है। तो मैंने क्या किया, इसको चार्ज किया। जैसे ही मैंने इसको चार्ज किया तो चार्ज मैंने दिए और वो चार्ज क्या होंगे, सीधे आकर रुकेंगे इस आउटर सरफेस पर। किस पर आकर रुकेंगे, आउटर सरफेस पर। ये सारे के सारे चार्ज मेरे आकर रुक गए इस आउटर सरफेस पर। ऐसे ही मैंने इसको चार्ज दिया। अब एक इनर सरफेस ये है, एक आउटर सरफेस ये है, और ये बीच में प्रेजेंट है कैविटी। ये बीच में प्रेजेंट है कैविटी, क्या बेटा, कैविटी, बेटा ये बेटा सर्कल। तो ये बीच में प्रेजेंट है हमारी कैविटी। तो यहां पर भी जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो जाकर सीधा रुकेगा, ना ऊपर ना नीचे, वो सीधा जाकर रुकेगा आउटर सरफेस पर। इस बात से एक पता और चलता है कि अगर कहीं पर गड्ढा है, अगर कहीं पर पिट है, अगर कहीं कोई खाली जगह है, तो वहां पर कभी भी आपको चार्ज बैठा हुआ नहीं मिलेगा, कि वहां चार्ज नहीं होगा। तो यहां कभी भी चार्ज रुकने वाला नहीं है। दूसरा आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा, क्या किसी कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो सकता है? कभी नहीं। वो कहां मिलेगा आपको, आउटर सरफेस पर। अब ये मेरे पास में एक नॉर्मल सी सेल है, बहुत छोटी सी सेल। इसको भी मैं अगर चार्ज करता हूं तो इसके पास में भी चार्ज कहां जाकर रुकेगा, इसके आउटर सरफेस पर। कहां जाकर रुकेगा, इसके आउटर सरफेस पर। अब ये मैंने कंडक्टर के लिए प्रोसेस देखी। अगर मैं नॉन कंडक्टर के लिए प्रोसेस देखूं तो क्या बनती है कि मैंने नॉन कंडक्टर को चार्ज किया, तो नॉन कंडक्टर के लिए क्या बोला जाता है कि इंसुलेटर। वो क्या होगा, चार्ज तुम्हें मिलेगा उसके वॉल्यूम के अंदर। कहां मिलेगा, वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम का है, स्पेयर का ये रहा। तो इसके अंदर हमारा चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहां से एक बात मत दिमाग में बिठा लेना, जिस प्रकार मैं प्लस 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 लगा रहा हूं, एक और डाउट, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट, कि अगर मैंने चार्ज किया तो इसके अंदर चार्ज का फ्लो बन जाएगा, एक बार चार्ज करने तो पूरा चार्ज इसके अंदर फैल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर जिस प्लेस पर आपने चार्ज दिया है चार्ज उसी जगह पर रहेगा, लेकिन चार्ज वॉल्यूम के अंदर रह सकता है। ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि मैंने चार्ज किया अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे स्फीयर के अंदर अपने आप बनने लग गया और वो नॉन कंडक्टर है। तो नहीं, आपने जिस जगह पर चार्ज को दिया है वहीं पर चार्ज आपका होल्ड कर लिया गया। अब चार्ज उसी जगह पर बैठा रहेगा। चार्ज प्रेजेंट ऑन देयर होल्डिंग प्लेस। आपने जहां उसको छोड़ा है वहीं आपको चार्ज देखने को मिलेगा। तो आपको चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर देखा, आपका चार्ज इस वॉल्यूम के अंदर देखा जा सकता है। अब ये कैविटी वाला एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो कैविटी के अंदर तो मैं पहले ही बात कर चुका हूं, चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, कैविटी के अंदर तो कुछ पाया जाएगा ही नहीं। जहां मास नहीं तो वहां चार्ज क्या करेगा। हमारी पिछले लेक्चर में यही तो देखा था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास, कि कौन किसके बिना नहीं रह सकता। तो भाई जब चार्ज तो मास पर डिपेंड है, जब बीच में कुछ है ही नहीं तो चार्ज रुके किसके पास में। तो हमारा यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इस इनर सरफेस के अंदर। तो हमारा चार्ज इसके अंदर यहां देखा जाए। और अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के लिए अब क्या करें यार, सेल के लिए, और वो भी नॉन कंडक्टिंग सेल। अब कंडक्टिंग हो तो सरफेस पर मिल जाएगा, अब नॉन कंडक्टिंग है तो इसके अंदर तो पूरा कैविटी कैविटी होली होले, तो अब रोकें कहां हम, अब चार्ज को रोकें कहां हम। अगर मैं इन दोनों को
जैसे ये आपको दो सरफेस दिख रहे हैं, इनर एंड आउटर, इनको मैं इतना इतना बारीक कर दूं, इतना कम कर दूं कि ये एक प्रॉपर लेयर बन जाए, एक रेडियस आर लेयर, एक रेडियस आर की लेयर बन जाए। कितना पतला सरफेस बना दूं कि अंदर चार्ज जब रुकेगा ही नहीं, तो चार्ज मुझे मेरा कहाँ मिलेगा कि ये जो अंदर वाली सरफेस है ना, वही आउटर सरफेस का काम कर रही है। तो अंदर वाली सरफेस किसका काम करेगी? आउटर सरफेस का। तो इसके पास में एक ऐसी खूबी आ जाती है जो कि एक हमारे कंडक्टर के पास में होती है। तो कहने के लिए इसको हम लोग यही बोल देते हैं कि सेल अगर कंडक्टर है या सेल किसी इंसुलेटर की है तो आपको चार्ज सरफेस पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जो सरफेस दिख रहा है, अगर उसको हम सही तरीके से बात करें तो ये सरफेस इनर सरफेस है, लेकिन हमने उसको इतना छोटा कर दिया उनके बीच के गैप को कि वो हमें एक आउटर सरफेस के तौर पर ही देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को मिल रहा है हमें? वो एक आउटर सरफेस के लिए। तो इस तरीके से हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। अब देखो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा उसके लिए कंडीशन क्या है? अब चाहे मटेरियल कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, जब हम उनके इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, उनकी वैल्यू को डिस्कस करेंगे, उनके द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे कि चार्ज कंडक्टर है या इंसुलेटर है, हम तो ये देखेंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर सरफेस है तो सरफेस वाले लॉजिक अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाले अप्लाई करेंगे, और लीनियर है तो लीनियर वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। अब मैं देखूं कि सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन कितनी जगह पर मिल रहा है। सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 और 4 जगह मिल रहा है। लेकिन तुमने बोला नहीं सर, इंसुलेटर के लिए तो अलग फॉर्मूला बनेगा, कंडक्टर के लिए तो अलग बनेगा। बेटे भाई, कंडक्टर इंसुलेटर से लेना देना नहीं है, लेना देना है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ चल रहा है सरफेस पर। तो सारा का सारा चार्ज हमारा किस पर आ गया? सरफेस पर आ गया। किस पर आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। तो ये हमारा चार्ज आ गया सरफेस पर। अब इनके लिए हमारा वॉल्यूम वाला काम आ ही जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे याद आए इस बात को लेकर कि किस तरीके से कि कंडक्टर का फ्रिक्शन कराएं तो वहां पर चार्ज क्यों नहीं रुक रहा। तो चार्ज आकर कंडक्टर में रुकता ही सरफेस पर है, क्योंकि जगह ही उसको वही दी जा रही है। तो फ्रिक्शन के बाद में अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन को। दूसरा पॉइंट अब डिस्कस करते हैं कंडक्शन। अब कंडक्शन क्या होता है? सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन। सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग इज कंडक्शन। अब देखिए कंडक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। कंडक्शन ये कहता है कि एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाया जाता है अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ। एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाया जाता है एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ। ये है मेरा एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और इसको मैं कांटेक्ट में लाऊंगा एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ में। इसको मैंने नाम दे दिया चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, और इसको नाम दे दिया मैंने अनचार्ज्ड। अनचार्ज्ड मीन्स ये हमारा है न्यूट्रल। अब इनमें खास बात क्या होती है? इनके अंदर कोई विशेष पॉइंट्स क्या होते हैं, स्पेशल पॉइंट इनके अंदर क्या हमें याद रखने कंडक्शन के दौरान? कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो कनेक्ट रहने चाहिए, कांटेक्ट में रहने चाहिए। अब चाहे आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ या इनके बीच में कोई एक मीडिएटर बना दो, कंडक्टिंग वायर, लेकिन कनेक्शन ब्रेक कहीं से होना नहीं चाहिए, बीच में कनेक्शन इनका रहना चाहिए। अब जब तक कनेक्शन बना रहेगा तो चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चलेगा।
अब कंडक्शन के दौरान ये देखा जाता है कि चार्ज कब तक फ्लो होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक। तब तक होगा जब तक या तो पोटेंशियल जीरो ना हो जाए या फिर दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कब तक फ्लो होगा? या तो पोटेंशियल जीरो ना हो जाए या फिर दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तब तक हमारा चार्ज का फ्लो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर बनता रहता है। दूसरी बात, पहला पॉइंट में लिखूं कि जब तक हमारा चार्ज, जब तक हमारा पोटेंशियल जीरो ना हो जाए या फिर दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तो फिर कंडक्शन हमारा रुक जाएगा, मतलब चार्ज का जो ट्रांसफर है वो हमारा रुक जाएगा जीरो होते ही और दोनों का पोटेंशियल सेम होते ही। दूसरी बात इस पर क्या याद आती है कि कंडक्शन के दौरान एक बात और याद रखनी है कि मैंने माना कि इसके पास में 20 कूलम चार्ज है। कितने कूलम चार्ज है? 20 कूलम। अब इसके पास में 20 कूलम चार्ज है। अब ये चार्ज इसको दिया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, तो इस पर भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। लेकिन ओवरऑल जब दोनों का चार्ज देखा जाएगा तो नेट चार्ज 20 ही आएगा। मींस डिस्ट्रीब्यूशन इस कुछ इस टाइप से होगा कि अगर इसके पास 20 है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएगा कि इसके पास रह गया 15 कूलम और इसने आगे दे दिया 5 कूलम, तो प्लस का 15 प्लस का 5, तो हमारा आंसर नेट ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है? 20 ही आ रहा है। ये हमारी दूसरी बात कि इसका मतलब ये हो गया कि कहीं से इस पर चार्ज एक्स्ट्रा जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा, ना तो गेन होगा ना लॉस होगा एनर्जी का। तो टोटल चार्ज का ही डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। अब वो कैसे भी चल सकता है, चाहे हाफ हाफ हो सकता है कि 20 का मतलब 10 यहाँ हो जाए 10 यहाँ हो जाए, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है जैसे 15 और मैंने 5 कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, कंडक्शन के दौरान आपको क्या याद रखना है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे कंडक्शन के दौरान, अगर इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉडी भी कैसे चार्ज्ड होगी? पॉजिटिवली ही होगी। मींस कंडक्शन के दौरान, इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन बोथ हैव सेम चार्ज। दोनों के पास में क्या आएगा? सेम चार्ज आएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है कुछ कंडक्शन को लेकर। अब डाउट ये आ जाता है, डाउट क्या आ जाता है? डाउट आ जाता है ये कि दोनों ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों हो रहे हैं? सर चार्ज का ट्रांसफर बन रहा है, मींस ट्रांसफर बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे या इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो बॉडी चार्ज हो रही है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बननी चाहिए। हम मानते हैं कि चार्ज हो रहे हैं कंडक्शन से, तो दोनों पॉजिटिव ही क्यों हो रही है? इसके लिए करते हैं कहानी, इसके लिए करते हैं एक बात जिस बात पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है +20 कूलम, है ना। दूसरे इलेक्ट्रॉन के केस से समझते हैं, बस समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं कि प्लस का 20 चार्ज है उसके पास में, प्लस का 20 कूलम चार्ज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। अगर पॉजिटिव 20 चार्ज है, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि यार 1 कूलम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कूलम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 1 कूलम के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन, 18 कूलम नहीं, ये हमारे n इलेक्ट्रॉन्स इतनी जरूरत होती है हमारे 6.2 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम के लिए। पर मैंने अगर आप पे 20 कूलम बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि 20 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 20 कूलम आया है, कि 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तब ये 20 कूलम बना है।
तो ये बात दिमाग में नहीं बिठानी, बस ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं बात करता हूं कि मान लेते हैं कि इसके पास में प्लस का 20 चार्ज है, तो प्लस का 20 चार्ज अगर इसके पास में आया है तो कहीं ना कहीं इसके पास में कमी होगी किसकी, 20 इलेक्ट्रॉन्स की। इसने 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए तभी तो 20 बना होगा इसके ऊपर चार्ज। तो इसने 20 दिए और इसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसके सामने क्या रखा हुआ है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो कि हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा है। तो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के साथ में दूसरा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये क्या कर रहा है कि इसके पास में 20 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं यार इसके पास में 20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो इसने क्या किया, पहले एक इलेक्ट्रॉन खींचा, दो खींचे, तीन खींचे, ऐसे धीरे धीरे वो खींचता जा रहा है और अपनी कमी को क्या करता जा रहा है, पूरा करता जा रहा है। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन खींचा, इसने खींचा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या होगा, ये बन जाएगा 19 कूलम, और ये बन गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये बन गया 1 कूलम। भाई मैं फिर बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कूलम से कंपेयर मत करना, ये तो कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इस समय मैंने कूलम और इलेक्ट्रॉन सेम कर रखे हैं, बस समझाने के लिए कि क्या होता है कंडक्शन के दौरान, क्यों दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन्स खींचना शुरू कर देता है। एक खींचा तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन लिए तो भाई जो गया हुआ वापस आ गया, तो अब इसके पास में 19 का चार्ज रह गया, उधर एक बढ़ गया मतलब प्लस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये भी पॉजिटिव की। तो ऐसे करते करते मान लेते हैं कि हमने यहां से यहां भेज दिए कुछ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन भेजे तो इसके ऊपर चार्ज अब कितना रह गया, 15। कितना रह गया, इसके पास 15, और इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन भेजे तो प्लस का 5, और ओवरऑल चार्ज की मैं बात करूं तो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 कूलम। और ये बात भी हमारी फिट हो गई कि जो हमारा जो चार्ज रहेगा उनका जो सेम है, कंजर्वेशन को फॉलो करेंगे कि 15 5 20, यहाँ भी 15 5 20। और अगर मैं भेजता हूँ 6 भेज दिए, अगर मैंने यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो इधर का प्लस का 6 और इधर क्या हो जाएगा 14 कूलम। फिर 14 और 6 हमारा फाइनल आंसर क्या देंगे, 20 कूलम। फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, 20 कूलम। तो इस तरीके से कंडक्शन के दौरान ये प्रोसेस चलती रहती है। अब हमसे ये पूछा गया कि कंडक्शन के दौरान अगर ये प्रोसेस चलती है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दोनों बॉडी पर सेम या फिर दोनों बॉडी पर डिफरेंट होता है। इस बात का पता कैसे चलेगा, इस बात का पता कैसे चलेगा कि दोनों बॉडी पर सेम या दोनों बॉडी पर डिफरेंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्योंकि आपने तो यह लाइन लिखी है कि जो कंडक्टर है उन पर बोथ है सेम चार्ज, वो तो आ जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो रहेगा जैसे 15 5 डिफरेंट, तो 10 10 भी तो हो सकता है, सेम भी तो हो सकता है, ज्यादा कम ज्यादा भी तो हो सकता है। तो इसका हमें कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होने वाला है या फिर डिफरेंट होने वाला है। इसके लिए फिर से हम एक कहानी पर बात करते हैं कि जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं, जब हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान हम ये नहीं देखते कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम से ज्यादा की तरफ होगा या फिर ज्यादा से कम की तरफ होगा, कि हम ये नहीं देखेंगे कि कम से ज्यादा की तरफ होगा या ज्यादा से कम की तरफ होगा। जैसे मान लिया ये 18 कूलम, ये 10 कूलम, तो आप बोल दोगे सर जो 80 कूलम है ये लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है और वो 10 है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर जाएगा, कि ज्यादा अमाउंट से कहाँ जाएगा, कम अमाउंट की तरफ चार्ज। तो इसके लिए ये बात है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड
जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज का ट्रांसफर है, वो डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। जो चार्ज का जो कंडक्शन के दौरान ट्रांसफर बन रहा है, कि चार्ज का जो ट्रांसफर बन रहा है वो डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, कम या ज्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पर करता है? इट डिपेंड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, कि दोनों बॉडीज के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे तो हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हमारा चार्ज फ्लो होना शुरू कर देगा। कैसे? जैसे मैं एक गैस को फ्लो कराता हूं, गैस जो फ्लो करेगी वो कैसे करेगी? हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर। हीट जो मेरी फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी? हाइयर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो गैस हीट मेरी जो फ्लो कर रही है वो हाइयर टू लोअर, लोअर टू हाइयर। तो ऐसे ही मेरा चार्ज भी फ्लो करता है हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मींस दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस पर डिपेंड होगा, अमाउंट पर नहीं, उन पोटेंशियल के डिफरेंस पर। जैसे मेरे पास एक कंटेनर में मैंने वाटर भर लिया, एक दो आइडेंटिकल कंटेनर लिए, दोनों सेम कंटेनर है, ठीक है, हाइट वाइट सब सेम है, सब वाटर की जो कि दो कंटेनर तो मैंने क्या करे सेम ले लिया, इसके अंदर मैंने वाटर भर दिया। ये कितनी हाइट तक है? ये मान लेते हैं 4 मीटर तक और ये 3 मीटर, ठीक है, और ये हमारा 8 मीटर तक और ये हमारा 3 मीटर। तो आइडेंटिकल मैंने टैंक लिए दो, इनके अंदर वाटर भर लिया। अब किसके अंदर वाटर जाता है, इसके अंदर या इसके अंदर? क्वांटिटी तो सर यहां ज्यादा लग रही है, 24 मीटर क्यूब, मींस वॉल्यूम वाटर का यहां जाता है। यहां पर वॉल्यूम कितना निकल कर आ रहा है? 4 3 जा 12 मीटर क्यूब। तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहां पर जो वाटर फ्लो होगा वो ज्यादा से कम की तरफ होगा, कि अमाउंट यहाँ ज्यादा है और जहाँ अमाउंट कम है तो हमारा वाटर का फ्लो जो बनेगा वो ज्यादा से कम की तरफ बनेगा। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैंने एक और केस बना दिया इसी बात पर। कंटेनर ले लिया, ठीक है भाई, ये मैंने कंटेनर ले लिया, इसके पास में जो मेरा वाटर है दोनों के अंदर भरा हुआ है, यहां भी वाटर मैंने फिल कर लिया और यहां पर भी मैंने वाटर फिल कर लिया। अब मैं वॉल्यूम चेक करता हूं, है ना, वॉल्यूम चेक करता हूं अब मैं, तो ये मेरा वाटर है 9 2, ठीक है, 9 टू 18 मीटर क्यूब। अब ये है मेरा 420, 20 इंटू 4 80 मीटर क्यूब। अब अमाउंट कहां जाता है वाटर का? अब अमाउंट तो वाटर का यहां ज्यादा निकल कर आ रहा है और अमाउंट वाटर का तो यहां कम है। तो वाटर का फ्लो क्या बनेगा, कि वाटर का फ्लो अब यहां से बन जाएगा हाइयर पोटेंशियल टू लोअर, सॉरी पोटेंशियल तो नहीं लगाएंगे वाटर के लिए, तो क्या इस लेवल से इस लेवल पर वाटर ट्रांसफर हो सकता है? सर अमाउंट से फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है लेवल डिफरेंस से। किससे फर्क पड़ रहा है? लेवल डिफरेंस से, कि भले ही इसके पास क्वांटिटी कम है लेकिन इसका लेवल इससे ज्यादा है, तो वाटर का फ्लो यहीं से बनेगा, इस कम क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी की तरफ, क्योंकि इसका वाटर का लेवल तो हाई है, तो हमारा वाटर का फ्लो इस कम अमाउंट से ज्यादा अमाउंट की तरफ बन रहा है। तो ऐसे चार्ज को नहीं बोला जाएगा कि चार्ज का फ्लो ज्यादा से कम की तरफ बनेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि चार्ज कम से ज्यादा की तरफ भी फ्लो हो जाएगा, उसको हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, आइए बात करते हैं। तो कंडक्शन के दौरान हमारे चार्ज का जो फ्लो बन रहा है वो डिपेंड करता है दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस पर।
और कितना वो जो ट्रांसफर होगा सेम होगा या फिर डिफरेंट डिफरेंट होगा, वो हम देखते हैं इस थ्योरी के अंदर। चार्ज ट्रांसफर बाय कंडक्शन। चार्ज मेरा जो ट्रांसफर हो रहा है कंडक्शन के दौरान, देखिए क्या है। अगर मेरे पास में एक चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, दूसरा एक चार्ज स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है, कोई चार्ज है ही नहीं, अब मान लेते हैं इस पर चार्ज है हमारा Q2। मींस ये दोनों स्फीयर हैं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल स्फीयर कैसे पता चला आइडेंटिकल है? क्योंकि दोनों स्फीयर का रेडियस क्या है, सेम। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वायर लगा दिया, तो मैं कहूं आफ्टर कंडक्शन। अब भाई चार्ज का फ्लो तो बनेगा। अब चार्ज का फ्लो बनेगा, वो कैसे बनेगा, कम से ज्यादा की तरफ या ज्यादा से कम की तरफ। तो कंडक्शन के दौरान जो हमारे चार्ज का फ्लो बनेगा, तो दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आफ्टर कंडक्शन। तो इसके पास जो चार्ज Q1 है वो Q1 डैश हो जाएगा, इस पर चार्ज जो Q2 था वो हो जाएगा Q2 डैश। दोनों पर जो चार्ज होगा ये Q1 डैश और Q2 डैश, लेकिन दोनों के रेडियस कैसे रहेंगे, सेम। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, आइडेंटिकल स्पेयर हो और कंडक्टिंग के लिए लगा दिए हों, तो आइडेंटिकल स्पेयर के अंदर होता है कि टोटल चार्ज डिवाइड हाफ हाफ। टोटल चार्ज कैसे डिवाइड हो जाता है, हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। ये कैसे, क्योंकि Q1 डैश अगर मैं निकालूं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। देखिए Q1 डैश ये चार्ज, R1 कितना है मेरा, R, R1 प्लस R2 R प्लस R, Q1 प्लस Q2। इसको मैं ऐड करूंगा तो R अपॉन 2R, और ये हो गया Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। R से R कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा, फाइनल रिजल्ट आ गया Q1 डैश पर Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2। अगर हमारे स्पेयर आइडेंटिकल हैं तो टोटल चार्ज का हम क्या कर देते हैं, उस पूरे टोटल चार्ज के सम का हाफ हाफ हम चार्ज डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं Q2 निकालूं तो Q2 के लिए मुझे कुछ नहीं करना, Q2 के लिए फॉर्मूला होता है Q2 डैश के लिए R2 बराबर R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। अब हमारा R2 कितना है, वो भी R है, R1 कितना है, R है, R2 भी कितना है, R है, और Q1 प्लस Q2। फिर से सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, R अपॉन 2R Q1 प्लस Q2, R से R कैंसिल, 1/2 Q1 प्लस Q2। मीन्स वही हो गया हमारा Q2 डैश भी, Q2 डैश भी हो गया Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। अगर स्पेयर आइडेंटिकल ना हो तो क्या होगा, आइडेंटिकल ना हो तो कुछ भी नहीं है भाई, फॉर्मूले यही लगेंगे। अब आइडेंटिकल ना होंगे तो ये किसको चेंज कर देगा, रेडियस को चेंज कर देगा। मान लेते हैं कि R1 कुछ है, R2 कुछ है, तो ये R1 और R2 की वैल्यू रखेंगे, और हमारे पास जो चार्ज गिवन है वो चार्ज की वैल्यू हम पुट कर देंगे। सिंपल सी बात है कि हम अपने सेम हो चाहे डिफरेंस हो, फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे। अब फॉर्मूला ये क्यों बन गया वहां जाकर, क्योंकि आर हमारे सिमिलर थे तो हमने कैंसिल आउट करके उसको फाइंड आउट कर लिया। अब आर डिफरेंट हो जाए तो हम क्या करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं इस थ्योरी पर। एक स्पेयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरा स्पेयर है
जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसके पास चार्ज 20 कूलम है, इसके पास में चार्ज 80 कूलम है। दोनों को मैंने एक वायर से कनेक्ट किया, तो आफ्टर कंडक्शन क्या होगा, आफ्टर कंडक्शन क्या होगा कि आफ्टर कंडक्शन ये होगा, इस पर चार्ज आएगा Q1 डैश और इस पर चार्ज आएगा Q2 डैश, क्योंकि दोनों पर चार्ज का ट्रांसफर तो बनेगा। अब हम देखते हैं Q1 डैश कितना हो गया, Q1 से Q1 डैश कितना हो गया और Q2 से Q2 डैश कितना हो गया। तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, फॉर्मूला हम अपना पीछे वाला ही यूज करेंगे। Q1 डैश इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। R1 की वैल्यू 10, R1 10 प्लस R2 की वैल्यू 20, Q1 की वैल्यू 20 प्लस 80। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 10/30 एंड 100। 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया 10/3। ये कितना बन गया हमारा 10/3। अब 10/3 बन गया, चलो इसको मैं कर लेता हूँ 30 कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। इसको हम कर लेते हैं 30, ये हमारा बन गया 40, तो ये बन गया 100 डिवाइड बाय 4, और 4 से कितने टाइम्स जाएगा 25 टाइम्स। तो Q1 डैश कितना आ गया, Q1 डैश इज इक्वल टू 25, और Q2 डैश निकालो तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। तो R2 की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन R2 की वैल्यू या 10 प्लस 30, Q1 की वैल्यू 20 प्लस 80। तो ये बनेगा हमारा 30 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू 100, सॉरी 3/4, 4 से ये 25 टाइम्स, तो 3 इंटू 25 इज इक्वल टू 75 कूलम। कितना बन गया 75 कूलम। अब आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, टोटल चार्ज दोनों पर कितना है 20 प्लस 80 मींस 100 कूलम। चार्ज ट्रांसफर के बाद में कितना आ रहा है, इसके पास आ रहा है 25 और इसके पास आ रहा है 75, तो कंपेयर कर लेते हैं 25 प्लस 75 भी कितना होता है 100। इसका मतलब कोई चार्ज हमारा गायब नहीं हुआ। अब हम दूसरा देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर क्या हुआ है, 20 से कितना बन गया 25, और ये 80 से कितना बन गया 80 से बन गया 75। तो चार्ज का जो ट्रांसफर है वो कहाँ से कहाँ बना है 80 टू 20, कितने कूलम चार्ज ट्रांसफर हो गया 5 कूलम। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई चार्ज की। दोनों पर हमने वैल्यू फाइंड आउट भी कर ली। लेकिन सर इसमें एक बात हमने ये देखी, आप तो कह रहे थे कि मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, देखना ज्यादा से कम की तरफ जा रहा है। एक ऐसी चीज बताओ जिसमें कम से ज्यादा की तरफ आए, एक ऐसी बात बताओ जिसमें कम से ज्यादा की तरफ आए। तो कम से ज्यादा की तरफ के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसे कि मेरे पास में एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r, दूसरा एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2r, इसके पास में चार्ज है 25 कूलम, इसके पास में चार्ज है 35 कूलम। दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करवाया। तो कुछ आफ्टर कंडक्शन, तो आफ्टर कंडक्शन के बाद में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, जिसकी वजह से इस पर Q1 से चार्ज हो जाएगा Q1 डैश, इस पर Q2 से चार्ज हो जाएगा Q2 डैश। अब इसका रेडियस तो r रहेगा और इसका रेडियस कितना रहेगा 2r रहेगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अब फिर से हमारा डिफरेंस स्पेयर सेम होते तो हम टोटल करके हाफ कर देते। अब आ जाइए भाई Q1 डैश के लिए, Q1 डैश के लिए वही सेम R1 अपॉन R1 प्लस R2 Q1 प्लस Q2। R1 कितना है R, क्योंकि R1 बराबर क्या है
क्योंकि हमारा R1 जो है क्या है, इस बार R है, तो R पुट कर लिया। नीचे R1 R और R2 क्या है, 2R। ऊपर Q1 25 प्लस 35, इसको सॉल्व करेंगे, R अपॉन 3R, ये हमारा कितना होगा, 25 एंड 35 60। तो ये बनेगा R से R कैंसिल, R से R कैंसिल, 60/3 मीन्स 20 कूलम। कितना बनेगा, 20 कूलम। अब जिनका कॉन्सेप्ट पर ध्यान है, जिनकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ है, वो समझ चुके हैं कि अगर Q1 डैश मेरा कितना आ गया है 20, Q1 डैश कितना आ गया मेरा 20, क्योंकि Q कितना है ऊपर क्वेश्चन में 25 है और Q1 डैश मेरा हो गया 20, मीन्स चार्ज ट्रांसफर हो गया 5 कूलम का। कहाँ से, यहाँ पर 5 का ट्रांसफर हो गया, तो इसका मतलब ये Q2 मेरा आने वाला है 40 कूलम। अब मुझे बाद में निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट आइडिया लगा सकता हूं कि Q2 मेरा 40 आने वाला है, क्योंकि Q1 डैश मेरा 20 आ गया, इसका मतलब 20 आ गया, तो 25 से 20 आया है, तो 5 कूलम चार्ज का इसने यहाँ आगे ट्रांसफर कर दिया है। और फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। Q2 डैश इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, Q1 प्लस Q2। तो R2 की वैल्यू 2R अपॉन R प्लस 2R, 25 प्लस 35, तो ये बनेगा 2R अपॉन 3R, ये बन गया हमारा 60, R से R कैंसिल, 2/3 60, ये गया हमारा 20 टाइम्स, 20 इंटू 2 40 कूलम। तो आज हमने ये देखा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी का मोहताज नहीं है। किस मोहताज, किसका नहीं है, मैग्नीट्यूड का, क्योंकि वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेवल डिफरेंस पर, लेवल डिफरेंस पर, क्योंकि लेवल का होना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। क्योंकि इस पर भी एक लाइन मुझे याद आती है कि वो लोग समंदर खगालने में लगे हुए हैं, वो लोग समंदर खगालने में लगे हुए हैं और हमारी कमी निकालने में लगे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो समंदर खगालने में लगे हुए हैं, वो तो हमारी कमी निकालने में लगे हुए हैं। और जिनकी अपनी लंगोट फटी पड़ी हैं, और जिनकी अपनी लंगोट फटी पड़ी हैं, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। संभल जाओ, सुधर जाओ। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने सिर्फ कंडक्शन तक बात करी। लेक्चर बड़ा आराम से चला था, अभी स्पीड में स्लो कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि एक बार हमारी और आपकी ट्यूनिंग बन जाए, उसके बाद स्पीड धीरे धीरे हम बढ़ा देंगे। आज हमने फ्रिक्शन और कंडक्शन को डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन, इंडक्शन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स पल्स को।